नमस्कार, आप सभी का आचार्य क्लासेस में स्वागत है। मैं शिवम दीक्षित विज्ञान के बारे में आज आपको बेसिक जानकारी दूंगा। किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसकी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं शुरुआत करता हूं। आइए, विज्ञान साइंस। विज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना या किसी भी चीज़ को खोज करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जिसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा भाग है भौतिक विज्ञान। जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्य, जीव जंतु जिसमें जीवन है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके शारीरिक अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कौन सा अंग क्या कार्य करता है, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन जीव विज्ञान की सहायता लेते हैं। जीव विज्ञान में सभी हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है कोई भी वस्तु किस पदार्थ से मिलकर बनी है या कोई भी वस्तु किन किन छोटे छोटे अंशों से मिलकर बनी है, उन अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आपका रसायन विज्ञान है। तीसरा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के आकार, भार या किसी भी क्वांटिटी के बारे में पता करें, उसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की एक और शाखा है जिसे अपन सामान्य विज्ञान कहते हैं। सामान्य विज्ञान में हम प्रकृति के साथ साथ अपनी जलवायु, ईंधन, कोयला, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे अपन सामान्य विज्ञान के में आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो मैं जीव विज्ञान से शुरुआत करता हूं। जीव विज्ञान का अर्थ है जीवों का विज्ञान, जीवन का विज्ञान। किसी भी जीव की संरचना की अगर शुरुआत या अपन छोटी से छोटी इकाई के बारे में अगर बात करें तो वो संरचना है अपनी कोशिका। कोई भी जीवन एक कोशिका से मिलकर बनता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। अनेकों ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, और अनेकों अंग तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। यहां हम मानव शरीर या किसी भी जीव जंतु के शरीर की बात करें, मैं मानव शरीर की बात करता हूं। जीवन की इकाई की शुरुआत होती है कोशिका से। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, अनेकों ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंगतंत्र, बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर बनाते हैं मानव शरीर। इस मानव शरीर, इस शरीर के अंदर पाई जाने वाली बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे अंग मिलकर, जो सभी मिलकर कार्य करते हैं, वो अंगतंत्रों के अंदर अंतर्गत आते हैं, और अंगतंत्र ही मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। शुरुआत करते हैं तंत्र की। तंत्र की मैं एक छोटी सी परिभाषा देना चाहूंगा। बहुत सारे अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य को संपादित करे, तंत्र कहलाता है। या कहूं मैं अनेकों अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य को संपादित करे, तंत्र कहलाता है। मानव शरीर में अनेकों तंत्र पाए जाते हैं। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन और अध्यावरणी तंत्र। ये बहुत सारे तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं
और ये प्रत्येक तंत्र अनेकों अंगों से मिलकर बने हैं। मैं दोबारा एक परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मानव शरीर में पाए जाने वाले तंत्र या अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य को संपादित करे तंत्र कहलाता है। और मानव शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, बहुत सारे अंगों के समूह पाए जाते हैं। ये समूह मानव शरीर के तंत्रों का निर्माण करते हैं, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, परिवहन हो, जनन हो या अध्यावरणीय तंत्र हो। अध्यावरणीय तंत्र एक ऐसा तंत्र जो एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करे, एक ऐसा तंत्र जो मानव शरीर की सुरक्षा का निर्माण करे, उसे अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। ये तंत्र त्वचा, नाखून, रोम इनसे मिलकर बना होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पाचन की। पाचन मानव शरीर में पाचन तंत्र अनेकों अंगों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा समूह है जो सारे अंग मिलकर एक ही काम को संपादित करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। यहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अंगों का समूह है और ये प्रत्येक समूह का एक ही काम है और काम है भोजन का पाचन करना। चाहे मैं मुख की बात करूं या मैं गुदा की बात करूं, मैं ग्रसिका की बात करूं, मैं छोटी आंत की बात करूं या मैं किसी भी उस अंग की बात करूं जो पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है, उन सभी का क्या काम है? भोजन का पाचन करना। इसी के साथ साथ मैं इससे पहले एक टॉपिक और लेना चाहता हूं, पोषण। भोजन को पचाने से पहले भोजन की तलाश जरूरी है। भोजन को पचाने से पहले भोजन का होना, भोजन का पाना जरूरी है। इस क्रिया को अपन पोषण कहते हैं और पोषण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषण और है विषम पोषण। नाम से ही डेफिनेशन, विज्ञान में मोस्टली डेफिनेशन नाम से ही पता चलती है। यहां आप देख सकते हैं स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं। पोषण की एक परिभाषा बहुत सिंपल सी है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसे अपन कहते हैं स्वपोषण। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीवों के बारे में आप सभी जानते होंगे। हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं स्वपोषी जीव। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं विषम पोषण की। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे उसे विषम पोषण कहते हैं और ऐसे जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम हरे पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीवों को रख सकते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, बाकी के जितने भी सजीव हैं वो। इसके बाद अगर अपन बात करें विषम पोषण के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका शाकाहारी, दूसरा है आपका मांसाहारी, तीसरा है आपका सर्वाहारी और एक चौथा है आपका रुधिराहारी। मैंने पहले भी बताया कि डेफिनेशन से ही आप, नाम से ही डेफिनेशन पता लगा सकते हैं। शाकाहारी वे जीव या पोषण के वह जीव जो अपना भोजन शाक, फल, फूल, सब्जियों से प्राप्त करें, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो केवल मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो शाक और मांस दोनों का भक्षण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। और वे जीव जो केवल रक्त का भक्षण करते हैं वो रुधिराहारी कहलाते हैं, जैसे मच्छर, जू, किल्ली, खटमल आदि। इसी के साथ साथ अगर अपन आगे बात करें तो अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जीव विज्ञान में या किसी भी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने या उसके लिए ईजीएस्ट समझने के लिए आपको केवल एक डायग्राम बनाना, एक चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र की सहायता से आप पूरा टॉपिक क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ मैं पाचन तंत्र के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहता हूँ।
पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बहुत सारे अंग हैं। जैसे मैं तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कि अंगों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही कार्य को संपादित करे उसे तंत्र कहते हैं। यहाँ पर अपन पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। पाचन तंत्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे अंगों का समूह है जो मिलकर एक ही काम को संपादित कर रहा है। पाचन तंत्र कहलाता है, आप देख सकते हैं कि डायग्राम की सहायता से आप किसी भी तंत्र, जीव विज्ञान या विज्ञान के किसी भी कार्य या सिस्टम या तंत्र के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे पहले नासाद्वार, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, यकृत, ग्रहणी, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और आपका गुदा। यहाँ पर एक छोटा सा अंग है जो कि एक अवशेषी अंग है जिसे अपन अपेंडिक्स या हिंदी में परिशेषिका के नाम से भी जानते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम, इस डायग्राम के जरिए आप पूरे पाचन तंत्र के बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं पाचन तंत्र की बात करूं, पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। अपनी जो आहार नाल है वो भोजन एक नली के रूप में, एक नाल के रूप में बनी संरचना है। ये संरचना मुख से शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख की। तो आप सभी जानते हैं, आप प्रैक्टिकली देख के अपने आप को एहसास करके आप इस तंत्र के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैं मुख की बात करूं, सर्वप्रथम भोजन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। तो मुख में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले मैं मुख की बात करता हूँ। इसको और इजीली समझने के लिए अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो अपनी आहार नाल है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक है आपका पाचक अंग और एक है आपका पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहले पाचक अंग की बात करें तो मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। और 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है लार, यकृत और आपकी अग्न्याशय। इन 2 स्ट्रक्चरों के आधार पर आप पाचक अंगों के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख की। तो मैं मुख की बात करता हूं। मुख, हमारा जो मुख है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। सबसे पहले अपन बात करते हैं दांतों की। भोजन सर्वप्रथम मुख में प्रवेश करता है। मैं मुख के बारे में बता दूं, हमारे चेहरे के सामने की ओर 2 होठों से घिरी हुई एक छिद्र, 2 होठों से घिरी हुई संरचना है जिसे अपन मुख कहते हैं। मुख दांत, जीभ और लार ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये मांसल संरचना है। दांत, मानव शरीर में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी दांत। स्थायी दांत जिन्हें हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं और अस्थायी दांत जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 20, जो कि
6 वर्ष तक की आयु में निकलकर स्थायी दांतों के रूप में रूप ले लेते हैं, स्थायी दांतों का रूप ले लेते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा चवर्णक, चौथा अग्रचवर्णक। मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक दांत काटने के, रदनक दांत कुतरने के, फाड़ने के, चवर्णक और अग्रचवर्णक दांत चबाने के काम आते हैं। मांसाहारी जीवों में रदनक दांत सबसे ज्यादा शार्प होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शेर, चीता, जो ऐसे जानवर हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, उनके सामने के 2 दांत बहुत ज्यादा नुकीले और पैने और बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये जो दांत हैं ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। इसके बाद 2 दांत हैं, 2 दांतों के प्रकार हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांतों के बाद भोजन एक मांसल संरचना से टकराता है। इस मांसल संरचना को अपन जीभ कहते हैं। जीभ का काम होता है भोजन को मथना, यानी मिक्सर में आप देखते हैं भोजन घूमता है, भोजन को घुमाना, घुमाने के साथ साथ भोजन को भोजन में लार मिलाना। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां स्टार्च का पाचन करती हैं और ये लार ग्रंथियां जीभ के द्वारा भोजन में मिला दी जाती हैं। इसके बाद जो अपना भोजन है, अपना भोजन एक कीप के समान संरचना में प्रवेश करता है। इस कीप के समान संरचना को अपन ग्रसनी कहते हैं। ये ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग है। ये एक और नासा द्वार से, नासा छिद्र से और एक और मुख से जुड़ी होती है। इसका काम केवल भोजन को आगे की ओर बढ़ाना है, भोजन के पाचन में इसका कोई सहायता नहीं है। ग्रसनी के बाद भोजन एक नलिकाकार संरचना में प्रवेश करता है। इस नलिकाकार संरचना को ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका एक नली के समान संरचना है। इस नली के समान संरचना में भोजन ग्रसनी के बाद इस संरचना में प्रवेश करता है। ग्रसिका और ग्रसनी के छोर पर एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को अपन एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस भोजन के कण को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसी के साथ साथ भोजन एक थैले की समान संरचना में प्रवेश करता है। इस थैले की समान संरचना को अपन आमाशय कहते हैं। इतनी चीज मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मानव आहार नाल, मानव पाचन तंत्र जो है वो अपाचक अंग और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना है। पाचक अंग मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा है। और पाचक ग्रंथियां हैं लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां। ये 3 ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक है। सर्वप्रथम और मुख की बात करते हैं। मुख आप सभी जानते हैं, मुख 3 चीजों से मिलकर बना है। मुख के अंदर दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दांत जो हैं, दांत 2 प्रकार के होते हैं। अगर अपन प्रकारों की बात करें तो दांत 2 स्थिति के आधार पर दांत 2 प्रकार के हो गए। सबसे पहला आपका हो गया स्थायी दांत और दूसरा अस्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ये 6 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं। ये स्थायी दांतों का रूप ले लेते हैं। स्थायी दांत जो हैं, ये अस्थायी दांत जो है इनको अपन दूध के दांत भी कहते हैं। इसी के साथ साथ दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक दांत काटने के, रदनक दांत फाड़ने के, चवर्णक और अग्रचवर्णक दांत चबाने के काम करते हैं। मांसाहारी जीवों में रदनक दांत अधिक सक्रिय होते हैं जो भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो भोजन है एक मांस के समान या मांसल संरचना से टकराता है। इस मांसल संरचना को जीभ कहते हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो अपन को स्वाद का पता लगाती हैं। जीभ का काम है भोजन को मथना, जैसे ग्राइंडर में भोजन को मथा जाता है, और साथ ही साथ लार द्वारा लार को भोजन में मिलाना। लार भोजन के अंदर पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन करती है। साथ ही साथ जो भोजन है, भोजन आगे चलकर ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी एक कीप के समान संरचना है। ये कीप के समान संरचना पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का भाग है। ये भोजन के पचाने में सहायक नहीं है, लेकिन भोजन इससे आगे होकर बढ़ता है।
ग्रसनी के बाद भोजन एक नलिकाकार संरचना में प्रवेश करता है। इस नलिकाकार संरचना को ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका और ग्रसनी के बीच में एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस ढक्कन भोजन के कण को श्वास नली में जाने से रोकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भोजन करते समय अपन को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ढक्कन बोलते समय वायु के प्रवेश के लिए खुल जाता है। अपन बोल लें और उसके साथ साथ खाना खाएं तो ढक्कन भी खुला है तो भोजन क्या करता है, अंदर चला जाता है। इसी के साथ साथ ग्रसिका एक नलिकाकार संरचना है। ये भोजन को आगे थैले के समान संरचना में प्रवेश कराती है। इस थैले के समान संरचना को आमाशय कहते हैं। आमाशय के अंदर अनेक पाचक रस पाए जाते हैं जो भोजन का संपूर्ण पाचन न कर भोजन को सरल बनाते हैं। आमाशय की दीवारों पर एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को अपन कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा झिल्ली, क्योंकि आमाशय के अंदर एक बहुत सक्रिय एंजाइम, एक बहुत सक्रिय अम्ल है जिसे अपन कहते हैं HCl, और इसका HCl इतना एक्टिव होता है कि ये मांस जैसे पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। HCl इतना सक्रिय है कि ये मांस जैसे पदार्थों को तोड़ने का या काटने का काम कर रहा है, और ये आमाशय भी मांस का बना हुआ है, तो इसको क्यों नहीं काटता, क्योंकि इसमें एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन म्यूकोसा झिल्ली कहते हैं। ये म्यूकोसा झिल्ली HCl को आमाशय की दीवारों से जाने से रोकती है। आपको मैं बता दूं, इसी से रिलेटेड एक बीमारी है, एक अल्सर की बीमारी। अल्सर की बीमारी में क्या होता है कि इस झिल्ली में कुछ कटाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण जो अम्ल है ये बाहर की ओर चलने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये कटाव ही अल्सर का रूप ले लेते हैं और बीमारी उत्पन्न करते हैं। साथ के साथ एक आपने देखा हो कि आपके इस हिस्से में या आमाशय के ऊपर वाले हिस्से में जलन महसूस होती है जब आमाशय का स्तर या अम्ल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगे, जिसके कारण क्या होता है, अम्ल का स्तर जब ऊपर बढ़ने लगता है तो हमारे सीने में जलन होने लगती है, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में एसिडिटी कहते हैं। और इस अम्ल को कम करने के लिए अपन को प्रति अम्लकारी इनो जैसे पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। ये इनो इस अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आमाशय के बाद भोजन एक सी आकार की संरचना में प्रवेश करता है। ये सी आकार की संरचना छोटी आंत का भाग है जिससे अपन गृहिणी कहते हैं। इसी में यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भोजन में आकर मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन कर दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे ब्रश के समान अंकुर पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ये रोम भोजन को आगे की ओर धकेलते हैं और पोषक तत्वों को, पचित भोजन को अंदर की ओर खींचने का काम करते हैं। इन्हीं के अंदर अपनी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स भोजन, पचित भोजन को शरीर के संपूर्ण भागों तक ले जाती हैं। इसी के साथ साथ अपचित भोजन को छोटी आंत की सहायता से बड़ी आंत में प्रवेश करा दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन से जल को खींचा जाता है और अपचित अपशिष्ट भोजन को गुदा की सहायता से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसी में एक अवशेषीय अंग उपस्थित होता है बड़ी आंत के ऊपर, जिसे अपन परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक प्रकार का अवशेषीय अंग है। पहले ये सेलुलोज के पाचन का काम करता था, लेकिन अब मानव सेलुलोज को सीधे भक्षण नहीं, मतलब सीधे नहीं ग्रहण करता, इसलिए ये एक अवशेषीय अंग के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।